फिर अगला प्रश्न देखिए 26, कलम का सिपाही इनमें से किसकी रचना है? अमृत राय, अंबिका दत्त व्यास, अरविंद गुंटू, आनंद नारायण शर्मा। तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए। जो कलम का सिपाही है, पहले तो ध्यान रखना है यह जीवनी विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। फिर देखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है? अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। किसकी ये जीवनी होगी? मुंशी प्रेमचंद की, जो इनके पिता थे प्रेमचंद जी की ये जीवनी हो जाएगी। फिर देखिएगा आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। जो अमृत राय तो पुत्र हो गए ना, जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद अपने पुत्र के सिपाही थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एक पिता होता है वो अपने पुत्र का एक तरह से सिपाही ही होता है ना, किस प्रकार से हर कठिनाई से वो अपने पुत्र की रक्षा करता है। ठीक है, तो प्रेमचंद और अमृत राय इन दोनों में पिता पुत्र का संबंध है, तो वो एक दूसरे के सिपाही भी कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रेमचंद घर में, ये इनकी धर्मपत्नी थी प्रेमचंद की, शिवरानी देवी, इन्होंने इनके ऊपर ये आत्म जीवनी लिखी थी। ठीक है, और दूसरा था कलम का मजदूर, यह भी इन्हीं के ऊपर लिखी गई जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद पे। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से 27, इनमें से कौन सी रचना ईश्वरी प्रसाद शर्मा की नहीं है? 27 का सही विकल्प बताइएगा। तो जो 27 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, चंद हसीनों के खतूत, यह ईश्वरी प्रसाद शर्मा की रचना नहीं होगी। बाकी देखिएगा यहाँ पर स्वर्णमयी, चंद्रकला, नलिनी बाबू, ये तीनों ही ईश्वरी प्रसाद शर्मा की रचना हो जाएंगी। परंतु ये भी प्रश्न बनेगा कि जो चंद हसीनों के खतूत है ये किसकी रचना होगी? तो जो ये रचना हो जाएगी ये हो जाएगी उग्गर जी की रचना। किसकी? उग्गर जी की रचना। पांड्य बेचन शर्मा उग्गर, पांड्य बेचन शर्मा उग्गर पूरा नाम है इनका। अगला प्रश्न 28, ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल कितने कवियों का विवरण है? तो जो 28 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प स। 951 कवियों का विवरण यहाँ पर मिलता है। यहाँ से ये ध्यातव्य रखिएगा, जैसे कि जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान भी कहा जाता है या सिर्फ ऑफ हिंदुस्तान भी कहा जाता है, ये रचना तो हो जाएगी ग्रियर्सन की, ये साहित्य इतिहास है। ठीक है, फिर देखिएगा ये अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई है और इसमें जो कवियों की संख्या मानी जाती है 951। कितनी? 951। इस ग्रंथ में मारवाड़ी, ब्रज, अवधी, बिहारी के लिखित साहित्य का उल्लेख है। किस किस बोली के? मारवाड़ी, ब्रज, अवधी, बिहारी के लिखित साहित्य का उल्लेख हुआ है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन्होंने हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के अर्थ में किया है और इसमें 951 कवियों का विवरण मिलता है। देखिए वीडियो लंबी जाएगी, परंतु आपके लिए इसको लंबी कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रश्न के उत्तर मिल जाएं। फिर है अगला प्रश्न 29, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर नागरी प्रचारणी सभा ने कितने खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया? तो 29 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 16 खंडों में। कितने खंडों में? 16 खंडों में। नागरी प्रचारणी सभा 16 खंडों में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रस्तुत कर चुकी है। इसमें प्रत्येक खंड के अलग अलग संपादक हैं जो अपने विषय में अधिकारी विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये तथ्य जो प्रस्तुत किया आपके समक्ष। पहले तो ध्यान रखना है कि जो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा कौन सा इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया गया था? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, और ये 16 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग का या फिर प्रत्येक खंड का अलग संपादक प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है 30, गार्सद तासीकृत इस्तवार दला लित्रेउतर एंदुये हिंदुस्तानी का प्रथम संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ था?
तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा ये हुआ था 2 भागों में प्रकाशित। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदो ये हिंदुस्तानी है, ये किसका इतिहास ग्रंथ है? गारसा द तासी। फिर ये याद रखिएगा ये फ्रेंच भाषा में लिखित है। फिर अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास कौन सा माना जाता है, तो ये गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ ही है, इसे सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। थोड़ी सी व्याख्या कर लेता हूँ। विशुद्ध साहित्यिक वृत्त संग्रहों का प्रथम प्रयास फ्रेंच भाषा में लिखित फ्रांस के हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध विद्वान गारसा द तासी के इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण 2 भागों में बांटा गया था। एक 1839 और दूसरा 1847 में प्रकाशित किया गया था। और कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी की ओर से इसे प्रकाशित किया गया था। ये याद रखिएगा कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी की ओर से। फिर है अगला प्रश्न 31। आदिकाल की जो सामग्री साहित्य में ग्रहित हो सकती है उसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितने शीर्षकों में विवेचित किया है? तो ये किया है 6। आदिकाल की जो साहित्यिक सामग्री को विश्वनाथ जी ने 6 उपशीर्षकों में विवेचित किया है। कौन कौन से हैं वे? अपभ्रंश 92, पिंगल काव्य, डिंगल काव्य, राजस्थानी काव्य या फिर लोक भाषा, मागधी काव्य और खड़ी बोली की रचना। ये 6 थे, याद रखना। अगला प्रश्न है 32। विद्यापति के देसिल बैना को उनके बाद किस कृति में मिथिलापभ्रंश कहा गया है? राग तरंगिनी, वर्ण रत्नाकर, प्राकृत पेंगलम या संदेश रासक। तो 32 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर राग तरंगिनी में। 32 का सही विकल्प ए। विद्यापति के देसिल बैना को उनके बाद मिथिला के प्रसिद्ध पंडित एवं संगीतज्ञ लोचन ने अपने राग तरंगिणी, कौन सा? राग तरंगिणी में मिथिलापभ्रंश कहा है। ठीक है, याद रखना है इसे। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सिद्ध करते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ इनमें से कौन सा विद्वान 7वीं 8वीं शताब्दी से नहीं मानते? क्या ये राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम कुमार वर्मा है या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी है? तो यहाँ पर देखिएगा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं और 11वीं शताब्दी से मानते हैं। 10वीं और 11वीं सदी से, 10वीं और 11वीं सदी से मानते हैं, जबकि अन्य तीनों विद्वान इसका आरंभ 7वीं से 8वीं शताब्दी से मानते हैं। देखिए सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि कौन कौन से विद्वान हैं जो आदिकाल का प्रारंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से मानते हैं। तो इनमें आएगा नाम आपका राहुल सांकृत्यायन का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। परंतु जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ये आदिकाल का प्रारंभ 10वीं और 11वीं शताब्दी से मानते हैं। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत युग नाम दिया? सिद्ध सामंत युग नाम दिया। मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये नाम दिया गया था। बी। अपभ्रंश साहित्य का क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों और सामंतों को ध्यान में रखकर इस युग को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। ये देखिएगा जो राहुल सांकृत्यायन है ये काफ़ी घुमक्कर प्रवृत्ति के रचनाकार माने जाते हैं।
जब ये सिद्धों और सामंतों के बारे में अधिक रिसर्च करते हैं तो इन्हें ये प्रभाव यहाँ पर झलकित होता है कि ये युग इन्हीं के ऊपर आधारित था और इसीलिए इनके ऊपर ये नाम दिया गया और इस युग को सिद्ध सामंत युग इन्होंने कहा। थोड़ी सी और चर्चा आपके साथ करते हैं कि जो राहुल सांकृत्यायन हैं, ये देखिएगा जो ज़्यादातर ये यायावर प्रवृत्ति के थे। इन्होंने किन्नर देश की यात्रा और हिमाचल शीर्षक से इन्होंने हिमाचल की रचना भी लिखी है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित मानी जाती है इनकी। गंगा से बोलगा तक ये भी इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना है। इस प्रकार से 3-4 प्रश्न आप यहाँ से याद रखिएगा इनके, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 35। इनमें से कौन सी अपभ्रंश की कृति पूर्वी क्षेत्र की है? गुर्जर काव्य संग्रह, कीर्ति पताका, राउलबेल, नेमिनाथ चतुष्पादिका। पूर्वी क्षेत्र का आप ऐसे भी आइडिया लगाकर बता सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में कौन सा पड़ता है। जो देखिए जो विद्यापति थे ये हमारे पूरब में पड़ते थे, ठीक है। इनका जो क्षेत्र था ये बिहार, बंगाल इत्यादि क्षेत्र था जो पूरब में पड़ता है भारत के, ठीक है। तो सही विकल्प भी यहाँ पर बी ही हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा का साहित्य कीर्तिलता पूर्वी क्षेत्र में लिखा गया था, जबकि राउलवेल ब्रज अवधि क्षेत्र में और गुर्जर काव्य संग्रह तथा नेमिनाथ चतुष्पादिका ये सारे पश्चिमी क्षेत्र में रचे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 36। मोतीलाल मनेरिया ने दलपति विजय लिखित खुमान रासों का रचना काल कब से कब तक का स्वीकृत किया है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा संवत 1730 से लेकर 60 के बीच तक। जो मोतीलाल मनेरिया थे ये राजस्थानी इतिहासकार के तौर पर जाने जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने राजस्थान से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। कभी समय मिले तो गूगल में सर्च करके इनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं आप। जो मोतीलाल मनेरिया थे इनका समय संवत 1730 से लेकर 1760 के बीच का समय इन्होंने इस रचना का माना है, ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न आपको याद करना है कि जो खुमान रासो है ये किसकी रचना हो जाएगी? ये दलपति विजय की रचना हो जाएगी। काफ़ी बार इसे पूछा जाता है, ठीक है। वर्तमान में सीधा सा जो प्रश्न बनता है तो वो यही है कि दलपति विजय किसकी रचना है? खुमान रासो की। और समय इसका देखिए संवत 1730 से 60 के बीच का माना गया है मोतीलाल मनेरिया के द्वारा। सर्वमत तो नहीं है, ये कवि विशेष का मत है। फिर है 37। लोकगीतों को फागु काव्य की संज्ञा इनमें से किसने दी? बौद्धों ने, जैनियों ने, हिंदुओं ने या फिर सूफियों ने? तो जो 37 का सही विकल्प हो जाएगा ये जैनियों के द्वारा लोकगीतों को फागु काव्य की संज्ञा दी गई थी। फागुन और चैत मास में मस्ती और उल्लास से गाए जाने वाले लोकगीतों को जैनियों ने कुछ विशेष साहित्यिक रूप देकर फागु काव्य की संज्ञा से अभिहित कर दिया था। ये फागु काव्य प्राय आकार में छोटे लगभग 25 से 27 छंद में रचित थे। कितने छंद में? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 25 से लेकर 27 छंदों में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है अशुभ भेष भूषण धरे बच्छा बछ जे खाही ते योगी ते सिद्धनर पूज्यते कलयुग माही। तुलसीदास के किस रचना में ये दोहा उद्धृत हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास जी की होगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पूछा जाएगा प्रश्न तो आप यहाँ से पकड़ लेंगे इस प्रश्न को, ठीक है। फिर देखिए कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, गीतावली, ये चारों की चारों रचनाएं भी तुलसीदास की ही हैं। ये प्रश्न बनेगा तो इससे भी आप कर लेंगे। तो पूछा गया है किस काव्य रचना से ये पंक्ति या दोहा उद्धृत है, तो ये बताइएगा। प्रस्तुत पंक्तियां दोहे के रूप में वर्णित है। तो जो 38 का सही विकल्प यहाँ पर होगा तो ये होगा रामचरितमानस में तुलसीदास ने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से कलयुग का चित्रित करने का प्रयास किया है। किसका चित्रण? कलयुग का। फिर अगला प्रश्न है 39।
सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर ने किसको देखकर रोया? कबीर किसको देखकर रोया, यहाँ पर बताइएगा इन पंक्तियों के माध्यम से। क्या ये लोगों की सुसुप्त चेतना देखकर रो रहे हैं, लोगों को रोते देखकर रो रहे हैं, लोगों को खाते पीते देखकर रो रहे हैं, या फिर लोगों को गाते देखकर रो रहे हैं? पहले ध्यान रखना है कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ हैं, ठीक है। फिर जो यहाँ पर 39 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, लोगों की सुसुप्त चेतना को देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं। कबीरदास ने डांट फटकार कर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। वे लोगों की सुसुप्त चेतना को देखकर रोते थे। उन्होंने यथाशक्ति पुकार कर उन्हें जगाया कि उठो जागो, और जो आप धर्म के आडंबर में बंध रहे हो यहाँ से इस तरह मत बंधो, एक दूसरे के साथ अर्थात हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहें, सांप्रदायिक झगड़े ना करें। यहाँ से देखिए 2-4 तथ्य और बता देता हूँ। जो कबीरदास हैं ये जो भक्ति काल है इसके निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो निर्गुण काव्यधारा है इसे ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भी कहा जाता है। और जो कबीरदास हैं इनकी जो रचना का नाम बीजक है, इसे इनके जो प्रिय अनुयायी थे या इनके शिष्य थे धर्मदास के द्वारा संकलित या संपादित किया गया था। देखिएगा एक प्रश्न के साथ आपको 4-5 तथ्य बता रहा हूँ, कितना ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ से मैटर मिल रहा है आपके भविष्य के लिए। आपको अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठना है, जो जो तथ्य आपको नहीं आते हैं, नए लग रहे हैं, उनको आप नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है 40, कर्मों के वश जीव हैं, कर्म रहित सो ब्रह्म, जहाँ आत्म तहाँ परमात्मा, दादू भागे भ्रम। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? कबीर साहब की या फिर कबीरदास की, दादू दयाल की, दरिया साहब की या भीखा साहब की? बताइएगा 40 का सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो देखिए दादू नाम आ गया, तो यहाँ से आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये दादू दयाल की ही पंक्तियाँ होंगी। और ये पंक्तियाँ दादू दयाल की बानी नामक जो इनकी रचना संग्रहित है वहाँ से उद्धृत की गई हैं। जिस प्रकार से बुदबुद जल की या फिर बुलबुल जल की सतह पर उठता है, जल में ही रहता है और कुछ समय तक रहकर जल में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से जीव की भी गति होती है। इस प्रकार ब्रह्म का प्रतिरूप होकर भी जीव कर्म के वश में और रहता है और क्षणजीवी होता है। ठीक है, ये यहाँ पर वर्णित है। जो दादू दयाल है यह भी जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा से संबंधित माने जाते हैं और कबीरदास के अनुयायी के तौर पर जाने जाते हैं। पूर्णतः नहीं, काफ़ी ज़्यादा इनसे ये ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर वर्णित है 41, संत इनमें से किस ज्ञान को प्रमाणिक मानते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान को, अनुमान को, आपत को या फिर उपयुक्त सभी को? तो जो सही विकल्प हो जाएगा, जो संत थे ये प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, जैसे जो अस्तित्ववादी थे ना, कुछ इसी तरह की इनकी सोच भी थी संतों की। गुरु और संत ये दोनों भगवान के साक्षात विग्रह हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त, इन तीनों प्रमाणों में से ये अर्थात संत केवल प्रत्यक्ष या फिर अनुभूतिजन्य ज्ञान को ही प्रमाणिक मानते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 42, टी.एस. इलियट के अनुसार संस्कृति के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं? जो टी.एस. इलियट है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विद्वानों में एक, उनके द्वारा संस्कृति के अंग माने गए हैं, तो वो बताना है। तो जो टी.एस. इलियट है संस्कृति के 3 अंग स्वीकृत करते हैं। जो इलियट है इन्होंने अपनी रचना है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। कौन सा? नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर में कहा कि संस्कृति के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? संस्कृति की विकासशील संरचना, जिसके माध्यम से संस्कृति के तत्वों का सहज संचरण संभव होता है। दूसरा है संस्कृति की विश्लेषणशीलता, जिससे आंचलिक संस्कृति का स्वरूप प्रकट होता है।
तीसरा है धर्म की एकता और विविधता में संतुलन और समन्वय। अगला प्रश्न देखिएगा 43। कृष्ण भक्ति काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 43 का 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए किस आधार पर, सिद्धांत निरूपक काव्य 1 हो गया, सिद्धांत विशिष्ट काव्य 2, धर्म बोधयुक्त काव्य या फिर रस सिद्ध काव्य 3 ये हो गए। फिर से कहूँगा, सिद्धांत निरूपक काव्य, सिद्धांत विशिष्ट काव्य, धर्म बोधयुक्त रस सिद्ध काव्य, ये 3। जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के तौर पर सबसे प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो ये हैं अपने सूरदास। सूरसागर इन्हीं की कृति है। जो सूरदास हैं इनके द्वारा सूरसागर नामक एक रचना लिखी गई थी, साहित्य लहरी भी लिखी गई है, सूरसरावली भी लिखी गई है। ये 3 इनकी रचना है, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। और जो सूरसागर है इसमें सूरदास के द्वारा वात्सल्य रस का इतना सुंदर वर्णन किया है कि आगे कोई भी विद्वान इतना सुंदर वर्णन नहीं कर पाया है। चाहे सूरदास जी अंधे थे, परंतु उन्होंने इतना सूक्ष्म और इतना अच्छा विवेचन किया है कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा ही था कि जो सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है, वर्तमान या फिर आगे पीछे का जो भी वात्सल्य वर्णन है, वो सूरदास के द्वारा लिखा गया या बचा हुआ उसका जूठन सा ही प्रतीत होता है। ठीक है, इतनी बात तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनसे संबंधित कह दी थी। फिर है अगला प्रश्न 44। इसमें पूछा गया है, निम्बार्क संप्रदाय के युगल शतक, महावाणी, परशुराम सागर आदि में किसके कथन का प्रयास किया गया है? सिद्धांत कथन का, सांप्रदायिकता का, काव्य और दर्शन का, कविता की प्रवृत्ति का? बताइए 44 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो 44 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सिद्धांत कथन का। अगला प्रश्न है 45। इनमें से किसमें प्रबल बुद्धिवाद की व्यंजना हुई है? तो जो 45 का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प बी, महाभारत में। वाल्मीकि रामायण में व्यक्त समाज की मनोस्थिति नैतिक प्रधान है, महाभारत में प्रबल बुद्धिवाद है, कालिदास के काव्य में व्यक्त सौंदर्य, संवेदना और भावानुभूति में समाज की भौतिकवादी मनस्थिति की व्यंजना है। तो याद रखिएगा ये तथ्य। जो रघुवंशम है ये किसकी रचना है? कालिदास की। अगला प्रश्न है 46। भ्रमर गीत काव्य का उद्गम सर्वप्रथम किस में हुआ? श्रीमद् भागवत महापुराण में, सूरसागर में, मेघदूत में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का सही विकल्प बताइए। तो जो भ्रमर गीत काव्य का उद्गम माना जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण से माना जाता है। तो जो 46 का ए सही विकल्प हो जाएगा। भ्रमर गीत काव्य का उद्गम संस्कृत साहित्य के माध्यम से सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ, जिसके प्रवर्तक एवं प्रणयन का प्रथम श्रेय महाकवि सूरदास को ही जाता है, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत के पश्चात इसका जो प्रणयन किया वो महाकवि सूरदास ने किया। अगला प्रश्न है यहाँ पर 47। हरिवंशी संप्रदाय इनमें से किसे कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय को? तो जो 47 का सही विकल्प हो जाएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय को कहा जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय को उसके प्रवर्तक हित हरिवंश के नाम पर हरिवंशी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय में किसी दार्शनिक मतवाद का आग्रह न होकर प्रेम तत्व की प्रधानता पर जोर दिया जाता है। किस तत्व को? प्रेम तत्व को। और फिर देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? हित हरिवंश। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ये आप लोग बताइएगा, काफ़ी बार आपको मैंने ये प्रश्न बताया है। अगला प्रश्न है 48। हिंदी में रीति शब्द इनमें से किस काव्य के विविध अंगों का बोधक है?
रस, पिंगल, अलंकार या उपयुक्त सभी। तो 48 का सही विकल्प होगा रस, अलंकार, पिंगल इन सभी का होगा। हिंदी में रीति शब्द इन सभी काव्य के विविध अंगों का बोधक होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका में यह वर्णन किया था। ठीक है, किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की जो इनकी भूमिका, ये रचना है, वहां पर यह वर्णित किया है। फिर अगला प्रश्न है 49, मुक्तक काव्य के कितने विभाग हो सकते हैं? तो जो सही विकल्प होगा 2। मुक्तक काव्य के मुख्यतः 2 विभाग हो सकते हैं, भाव मुक्त तथा चमत्कार मुक्तक। भाव मुक्तक के अंतर्गत हम भक्त कवियों की पदावली से लेकर आज तक के गीतों को ले सकते हैं और चमत्कार मुक्तक के अंतर्गत हम संस्कृत प्राकृत से चली आई हुई श्रृंगारिक, सप्तशती तथा शतक परंपरा को ले सकते हैं। कुछ अंश में आज के प्रयोगवादी कवियों को भी इसमें लिया जा सकता है। फिर है प्रश्न संख्या 50, कवित रत्नाकर के रचयिता सेनापति के गुरु इनमें से कौन हैं? परशुराम दीक्षित, गंगाधर दीक्षित, हीरामणि दीक्षित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 50 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प सी। हीरामणि दीक्षित सेनापति के गुरु का नाम था। और देखिएगा यहाँ से ये प्रश्न भी बनेगा कि कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये सेनापति की रचना होगी। और देखिएगा जो सेनापति है, इनके पिता का क्या नाम था? गंगाधर दीक्षित। सेनापति के पितामह का नाम परशुराम दीक्षित, अर्थात इनके दादा का नाम परशुराम दीक्षित था, इनके पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। ये ध्यान रखना है, काफ़ी सुंदर प्रश्न है ये। जो सेनापति हैं, ये प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन करते थे। ऐसे इकलौते विद्वान माने जाते हैं ये भक्ति काल के सेनापति। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग हमारे एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, पहले तो यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ये बैच होगा ये पूर्णतः ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन नहीं होगा। कुछ भी आपको जानकारी दी जाएगी, ये सारी आपको वीडियो जो भी होंगे ये आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई पर्सनल चाहता है तो उसको पर्सनली भी सेंड किया जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर आगे है आपको वीडियो कब, कैसे और कितने बजे मिलेगा। जो रोज़ सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेगा, 8 बजे सुबह। ठीक है, और ये जो वीडियो होगा ये चैप्टर वाइज होगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, चैप्टर वाइज होगा और रिकॉर्डेड वीडियो होगा। ठीक है, लगभग 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो होगा। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार थोड़ा कम भी हो सकता है। आप अनुमान लगाइए 1 घंटे के आसपास का आपका लेक्चर होगा जो सुबह आपको 8 बजे मिलेगा। इसके साथ जो ये लेक्चर होगा, रोज़ लेक्चर की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। कई बच्चे पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं कि उन्हें पीडीएफ भी चाहिए होती है। अगर जो इंटरेस्टेड होंगे, वैसे तो लेक्चर के दौरान आपको पीडीएफ की क्या ही आवश्यकता पड़ेगी, परंतु अगर फिर भी चाहते हैं तो उसी लेक्चर का आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा उसी दौरान 8 बजे के आसपास। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। फिर आगे ये होगा कि जो टॉपिक आपको सुबह पढ़ने के लिए दिया जाता है 8 बजे, उसी का रात को 9 बजे टेस्ट भी होगा। तो देखिएगा, सुबह कोई आपको टॉपिक दिया जा रहा है और रात को 9 बजे उसका टेस्ट भी होगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए बेस्ट मेथड है। पहले आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसके नोट्स बनाइएगा। जो आपको आता है उसको रहने दीजिए, जो नहीं आता है तो उसका आपने नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। फिर देखिए, रात को 9 बजे ही उस टॉपिक का आपका टेस्ट भी होगा। बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रहती है ये। ठीक है, तो टेस्ट हर दिन होगा, हर दिन। जब आपको मतलब 8-9 बजे टेस्ट सेंड किया जाएगा, आपको एक
पेज लेना है A4 साइज का या जो मर्जी आप ले सकते हैं, उस पर इसको सॉल्व करना है और फिर 9 से 10 बजे के दौरान आप मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करिएगा। मैं आपको फिर 10 बजे इसकी आंसर की सेंड कर दूंगा। ये नेसेसरी होता है टेस्ट देना, ठीक है। जो आपने सुबह पढ़ा होता है तो उसका टेस्ट भी देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप 9 से 10 बजे के बीच में नहीं दे पाते हैं। अगर आप टेस्ट को लेट सॉल्व करते हैं तो उस दौरान भी आप दे सकते हैं इस टेस्ट को, आपको आंसर की दे दी जाएगी। फिर आगे है आपके साप्ताहिक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। जो आपने पढ़ा है सप्ताह के अंत में इसका टेस्ट भी दिया जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। इसके पश्चात देखिएगा, अगर आप टेस्ट को जो अपना ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको समय पर LT, TET, LT कमीशन और PGT हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाए जाते रहते हैं, ताकि आप उनके भी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि प्रश्नों के रिपीट होने की बेहद ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है। इसी के साथ साथ PYQ के साथ साथ आपको और भी महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं ग्रुप में, जो ग्रुप बना होता है उसके, ठीक है, उसके अंतर्गत।